नमस्कार, शाम के 7 बजने को है वक्त। प्रदेश प्राइम का हो चला है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। प्रदेश प्राइम के पहले सेगमेंट अपना यूपी में हम बात करेंगे यूपी की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर और खबरों की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। मार्च 2020 तक 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी कांग्रेस। कांग्रेस के इस वादे को लिए आप नोट कर लीजिए तारीख को भी, क्योंकि आज राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और उसमें वादों की एक लंबी फहरिस्त बनाई है। चुनावी वादों की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब बारी थी उसे घोषणा पत्र का लिखित रूप देने की, और आज कांग्रेस ने वो भी कर दिया। दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। राहुल गांधी जिन 5 बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें हर साल 20% गरीबों को साल में 72,000 रुपए देने का वादा भी शामिल है। 22 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा, मनरेगा में 150 दिन का काम देने का वादा, किसान अगर कर्ज नहीं चुकाता है तो वो अपराध नहीं होगा, देश की जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का वादा। That was the first point. And the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. कांग्रेस कह रही है कि इसमें झूठ कुछ भी नहीं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी और उसके बड़े नेता कांग्रेस के वादों को हवा हवाई बता रहे हैं। अपने पुराने उन वादों को एक बार पुनः जनता को भरमाने के लिए वह इस प्रकार के झूठ का पुलंदा लेकर के आई है। मुझे लगता है 55 वर्षों का कांग्रेस का शासनकाल, 55 पेज के आज के कांग्रेस के घोषणा पत्र, ये उसी 55 वर्षों के झूठ का पुलंदा मात्र है। मुख्यमंत्री योगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी इसे झूठा बता रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की सेहत के लिए खतरा है। मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक हैं। बहरहाल मैनिफेस्टो अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह, क्योंकि 70 साल का हिंदुस्तानी लोकतंत्र इस बात का गवाह है कि पार्टियों ने सिर्फ कोरे वादे ही किए हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा किया हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इनका कहना है कि ये न्याय और हम निभाएंगे की थीम जन जन तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए वृहद कैंपेन जारी करने वाले हैं। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को झूठ बोलने की मशीन बताया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की जनता को गुमराह करेगा। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने केशव प्रसाद मौर्य से कई मुद्दों पर बात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अभी तक कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि सरकार में आएंगे तो 72,000 रुपया सालाना देंगे गरीब परिवार को, 22 लाख नौकरियों को भरेंगे। आज कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। जाहिर सी बात है तमाम बातों को जगह दिए होंगे जो लोग बयान दे रहे थे इस मुद्दे पे, तो कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। अगर कांग्रेस ने जो कहा है उसको किया होता तो आज फिर से उनको वही बात जो देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव से लेकर के और 17वें लोकसभा के चुनाव तक में कभी कांग्रेस ऐसा नहीं रहा हो कि जब इस प्रकार के मुद्दे लेकर के नहीं आती रही हो। सरकार बन जाने के बाद जो वादा किया वो भूल जाना, भुला देना, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। उनका टेप रिकॉर्डर जो आज चलेगा वो काम नहीं करेगा। जनता मोदी जी के साथ है, गरीब आदमी मोदी जी के साथ है, अगड़ा पिछड़ा दलित सब मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को लेकर के कांग्रेस में बेचैनी है। इसलिए चलिए अब ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर देश का युवा क्या सोचता है। सुनिए।
जी विकास और युवाओं का शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यूपीए 2 की सरकार क्यों गई थी। कोयला घोटाला किसके राज में हुआ था, 2G घोटाला किसके राज में हुआ था, स्पेक्ट्रम घोटाला किसके राज में हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला किसके राज में हुआ था। यह पैसा किसका था? यह पैसा आपका था, यह पैसा हमारा था, यह पैसा जनता का था। जिस पैसे को जनता के विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सड़क के ऊपर, रोड और रोजगार के ऊपर खर्च होना चाहिए, सरकार बनने के बाद आप उस पैसे को भ्रष्टाचार में खर्च करते हैं। तो आपको पहले घोषणा पत्र के पहले आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। अच्छी पहल है, रोजगार देंगे ये अच्छी बात है, लेकिन मेन प्रश्न ये है कि क्या घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उन पर वो खरे उतरेंगे। अधिकांश होता ये है, और अधिकांश राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य हो, होता यह है कि जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं उसका अक्षरशः पालन नहीं करते। मैं कहना ये चाहूंगा कि चुनाव आयोग को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो ये घोषणा पत्र में दें उसका अक्षरशः पालन करें। बहुत सारे ऐसे भी चीजें बोलते हैं कि जो कि रियलिटी में हो नहीं सकता, वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आती तो हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी देंगे। अभी भी वो देखिए वो सारी गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि उनको अपने वोट चाहिए रहते, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल के पहले भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, उस तब कितना रोजगार था ये हम लोग ने देखा हुआ है। अब वो फिर से वापस से जान रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उसका फायदा उठा करके वापस से लोगों को इस समय ज्यादा से ज्यादा रोजगार ऐसे है नहीं है युवाओं के पास में, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कांग्रेस ने हम लोग को दिया हो और उसके बिदाम पे हम कहे कि हाँ ठीक है, महंगाई के अलावा हाँ जो ऐसा हो कि हाँ हम ठीक है, हमें ऐसा लॉलीपॉप दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें रोजगार मिलेगा। शिक्षा अच्छी दे, रोजगार हम खुद ले लेंगे। तो देश का युवा जागरूक है, तमाम चीजों को बखूबी समझता है। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर और वाराणसी में आयोजित युवा सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी गरीबों के लिए खाता नहीं खुलवा पाई वो क्या उन्हें पैसे देगी। उन्होंने कहा कि राहुल की बुद्धि पर हमें तरस आता है, वे भूल जाते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जो लोग लोकतंत्र के महोत्सवों में भागीदार होंगे उन सभी लोगों को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा कि डिंपल 6 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि गठबंधन को इतनी सीटें मिलेंगी कि बीजेपी का घमंड चूर हो जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और वोटरों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री योगी जी को सेना के बारे में कम बोलना चाहिए। जिस तरीके से भगवान की जात बताई थी हनुमान जी की, हनुमान जी बहुत नाराज हैं। इसी चुनाव में इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हिसाब किताब करने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी। गठबंधन की इतनी सीटें होंगी कि भाजपा गिनते ही उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। चाय वाला चौकीदार वाला मामला नहीं चलने वाला, इसलिए कि गांव-गांव बेचारे चौकीदार इंतजार कर रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। श्रीदेवी के गांव में हेमा मालिनी की जनसभा सुनकर आप भी चौंक गए ना? लेकिन हम बता रहे हैं मथुरा के चोमुहा के गांव ओझई की, जहां की प्रधान है श्रीदेवी। इनके गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी पहुंची और इनके साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। लेकिन इसके पहले जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। सभा में भीड़ जुटाने के लिए यहां अश्लील डांस का सहारा लिया गया। जो हमें भगवान की कृपा से नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जो देश को इतना आगे लेकर जा रहे हैं। दोबारा पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली सीट के लिए नामांकन भरा। नामांकन के दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट पर कार्यकर्ताओं को चेकिंग के लिए रोका और उसके बाद नोकझोंक भी हुई। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने दारोगा पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए एसपी सिटी से शिकायत की। बहरहाल संतोष गंगवार ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन जनता मोदी को दोबारा पीएम बनाने का मन बना चुकी है। मुरादाबाद में राज बब्बर और प्रमोद तिवारी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने नामांकन किया। पहले यहां से राज बब्बर के नाम का ऐलान हुआ था, लेकिन फिर पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा और इस मौके पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार बीजेपी का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 31.8% पे आई थी और 7-8 राज्यों ने मिलकर इस सरकार को बनाया था। हर राज्य में पहले से कम ये आ रहे हैं और जो वायदे थे न पूरे करने की वजह से, वायदा खिलाफी की वजह से कम इनका 3 या 4% वोट कम हो रहा है, यानी 27-28% के आसपास आएंगे। तो एक चीज तय है, 23 तारीख को भाजपा का जाना तय है और विकल्प के रूप में प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का आना तय है। ये दो बातें साफ। ट्रेनों में दी जाने वाली चाय पर मैं भी चौकीदार छापने को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने इस बाबत रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और IRCTC को नोटिस भेजा है और पूछा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी अब कपों और टिकटों से फोटोज क्यों नहीं हटाए गए हैं। शताब्दी ट्रेन में मैं भी चौकीदार लिखे कप पर चाय देने के आरोप में चीफ सुपरवाइजर को सस्पेंड किया जा चुका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने और हाथियों की प्रतिमा बनवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने मूर्तियों की स्थापना को सही ठहराया है। मायावती ने कहा कि ऐसा करके उन्होंने दलित भावनाओं का सम्मान किया। दरअसल मायावती जब यूपी की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पार्क बनवाए थे, जिसमें मूर्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। मूर्तियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मायावती को कह दिया है कि वो पैसा जमा करने के लिए तैयार रहें। हालांकि मायावती ने सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कई तरह के तर्क दिए गए हैं। मायावती ने साफ तौर से कहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपने महापुरुषों को लेकर के सरकारी मद का पैसा खर्च करती हैं तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, लेकिन अपने हलफनामे के जरिए से मायावती ने अपने लोगों को संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी जंग वो लड़ रही हैं। कैमरा पर्सन सुधीर जायसवाल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बीएसपी मायावती ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से चुनावी अभियान का आगाज भी किया है। भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि आजादी के बाद गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। बीजेपी संकीर्ण सोच वाली सांप्रदायिक पार्टी है और इस तरह की नीतियों की वजह से वो इस बार सत्ता से बाहर हो जाएगी। आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी व अन्य और पार्टियों के ही हाथों में केंद्रित रही है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में भारतीय सेना को मोदी की सेना कहे जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के बयान पर भारत निर्वाचन आयोग के लखनऊ कार्यालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद डीएम से रिपोर्ट तलब की। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कड़ाधाम शक्तिपीठ में शीतला मां के दर्शन कर प्रचार अभियान की शुरुआत की है। राजा भैया ने कड़क शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर अपने उम्मीदवारों के लिए जीत की दुआ भी मांगी। मंदिर में पूजा करके और दरगाह में माथा टेकने के बाद राजा भैया ने आधा दर्जन गांव में पहुंचकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। चौथे चरण की 13 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हुआ। नामांकन के पहले ही दिन लीग से हटकर भी कुछ प्रत्याशी दिखे। घरों में चौका बर्तन करने वाली एक महिला ने यह कहते हुए नामांकन किया कि उन जैसे गरीबों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया, लिहाजा अब वे खुद गरीबों की आवाज उठाएंगी।
बट्टे का काम घर घर जाते हैं, सिलौटी बनाने, सिलौटी काम करने, चौका बर्तन जो काम मिलता है वही करती हूँ। चुनाव में आए हैं, हमारी देख करके हमारी गरीबी, हमारे लोगों की गरीबी देख के कुछ लोग आए हैं, हमको कहा है, हम आए हैं गरीबों को भला करेंगे, उनके जाकर उनकी बात जहाँ तक हमको पहुँचाना है ये मेरा काम रहेगा। मैं सबकी बात कर रही हूँ, कोई पार्टी से मुझको भला नहीं मिला, चाहे मायावती हो कोई भी हो, हमसे कोई पार्टी हमको कुछ नहीं। कुल मिला के आज से लेके 9 तारीख तक लोग नामांकन पत्र अपना दाखिल भी कर सकते हैं और 12 को नाम वापस ले सकते हैं। यहाँ आज अनोखे प्रत्याशी भी देखने को मिले, कुछ ऐसा प्रत्याशी भी देखने को मिले जो अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, मगर गरीबों के हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए उन्होंने यहाँ नामांकन पत्र दाखिल किया। अब देखना ये होगा कि इस 9 तारीख के अंत तक कितने प्रत्याशी मैदान में उतरते। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूं तो अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पुलिस का रवैया अक्सर सवालों के घेरे में आ जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 3 तस्वीरें, 3 खबरें सामने आई हैं आरोप अपहरण, रेप, गैंगरेप का, और सबसे दर्दनाक शर्मनाक वारदात है कानपुर देहात की, जहां आपको बता दें कि 2 सगी बहनें, दोनों के साथ हैवानियत का नंगा नाच हुआ और पुलिस का इकबाल बेअसर साबित हुआ। कानपुर देहात जिले की यह वारदात सिहरा देने वाली है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 7वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को गांव के ही कुछ दबंगों ने उठा लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। घर वाले शिकायत लेकर पुलिस थाने गए तो आरोपियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उधर पुलिस ने पीड़ित परिवार को अनसुना कर दिया। इधर दबंगों का हौसला और बढ़ा। उन्होंने पीड़ित लड़की की बड़ी बहन को निशाने पर लिया, उसे जबरन घर से उठाकर ले गए। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि बड़ी बहन के साथ आरोपियों ने बेहद बुरा बर्ताव किया, उसे मारा पीटा, गैंगरेप किया और ऐसी बेरहम हरकतें की जिसे हम बता भी नहीं सकते। बड़ी बहन के साथ हुई दरिंदगी के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना 5 दिन पुरानी है। मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर का दावा है कि पीड़ित लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन पुलिस इसे आपसी झगड़े का मामला बताकर न जाने कौन सा खेल खेल रही है। पहले आप ये सुनिए डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। उसका बलात्कार का केस आया था, उसका मेडिको लीगल हुआ जिसमें केस की पुष्टि हुई है और वो किशोरी हमारे अस्पताल में भर्ती है और उसकी जो है हालत स्थिर है, इलाज चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं पुलिस का क्या रवैया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि छोटी बहन के साथ हुई वारदात के बाद वे थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने ना रपट लिखी और ना ही कोई कार्रवाई ही की। दोनों की बच्चों में झगड़ा हुआ था और उसको लेकर मारपीट हुई है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा जो है 323-5-4 कर काम कराया है। दोनों को डॉक्टरी कराई जा रही है। दोनों का लिखित तहरीर पर NCR जो है कान पर दी गई है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। सौरभ, वाकई में बहुत शर्मनाक है मामला। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लेती। अब जब पुलिस सक्रिय हुई है तो क्या कुछ अपडेट हुई है? क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की निष्क्रियता जब न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया किस तरह सक्ती थाने के थाना अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए दोनों बहनों को न्याय नहीं दिया। और आपको बता दें कि जो उसके पीड़ित के परिजन थे उन्होंने हमसे बताया कि जब बड़ी बेटी के संग घटना हुई तो उन्होंने ये धमकाया भी कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो आपकी छोटी बेटी भी नहीं बचेगी। और उसके बाद छोटी बेटी के संग अमानवीय हरकतें की गई। बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा घटिया, इतना निंदनीय कार्य किया गया और बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं थी। और जब पूरा मामला न्यूज़ 18 इंडिया ने उठाया तब जाकर लखनऊ में बैठे आला अधिकारी डीजीपी ने संज्ञान लिया। लेकिन कानपुर देहात के एसपी बराबर लगातार अपने थाना अध्यक्ष को बताते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अभी तक बात करें तो अधिकारी जरूर सक्रिय है, लेकिन निर्देश उसी थाना अध्यक्ष को दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो लापरवाह थाना अध्यक्ष है जिसने शुरू में अभी तक कार्रवाई नहीं की, वो आखिर कार्रवाई क्यों करेगा? और बार बार जो देहात के एसपी है वो इस मामले को दूसरे सीओ या दूसरे अधिकारी को क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि जाकर के पीड़ित को न्याय मिले? और अगर यही हालत रहे तो निश्चित तौर से पीड़ित न्याय की गुहार लगाते लगाते कहीं
कहीं ना कहीं दम तोड़ देगा। और आपको बता दें, जो लड़की है उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर के जिस तरीके से महिला डॉक्टर का बयान आया था कि उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसको समय रहते जल्दी से जल्दी कानपुर के जिला अस्पताल में रिफर कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की बिल्कुल सौरभ, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आप तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो कह सकते हैं कि न्यूज 18 ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर लखनऊ में कह सकते हैं डीजीपी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अब कार्रवाई हुई है। चलिए बात कर लेते हैं बलरामपुर की, जहां बेखौफ अपराधियों ने प्राइमरी स्कूल की टीचर का अपहरण कर लिया और बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चों को क्लासरूम में पहले कैद किया और फिर शिक्षिका को क्लासरूम से घसीटकर अपने साथ ले गए और इस दौरान शिक्षिका को बेरहमी के साथ पीटा गया। अपहरणकर्ताओं में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। 12 बजे 12:30 बजे के बीच में एक 4 व्हीलर से 2 लेडीज और 2 जेंट्स के आने की सूचना बताई गई है और वो लोग विद्यालय में आए। उस समय शिवानी यादव यहाँ पर टीचर जो हैं वो पढ़ा रही थी। मुझसे उन्होंने पूछा, क्या नाम पूछा और उसके बाद उनसे मारपीट की बताते हैं और उनको फिर गाड़ी में अपना उठाकर ले गए हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है, कुछ सूत्र मिले हैं, उस पर जानकारी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में। ताजमहल पर बादशाह शाहजहां का 364वां उर्स आगरा में शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स के लिए पहले ही दिन अकीदतमंदों ने शाहजहां और मुमताज की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। इस मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ देश के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। खबर देवरिया से, जहां नकल माफियाओं की पैठ के चलते प्रशासन नकल रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। यहां के संस्कृत महाविद्यालय में नकल का बाजार सरेआम चल रहा है। परीक्षार्थी खुलेआम गाइडों और किताबों से अपनी कॉपियां भर रहे हैं और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर नकल का खेल देख रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।